हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट जो बच्चों का पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। एनुअल एग्ज़ाम जो 2022-23 का है, पॉलिटिकल साइंस कोड 028, और इस क्वेश्चन पेपर का हम कंप्लीट सोल्यूशन देने वाले, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने आंसर को नोट डाउन करते जाइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? वो है ग्राम सभा, यानी सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष, यानी सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? तो भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू होता है 1989, यानी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं? संविधान की व्याख्या करना, नीति निर्माण करना, ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो न्यायपालिका का कार्य नहीं है नीति निर्माण करना, ये कार्य नहीं, बाकी तीनों कार्य जो है न्यायपालिका का है, तो इसका भी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो अभिकथन है, अभिकथन में क्या पूछा गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से बिल्कुल भिन्न है। तो बिल्कुल सही कथन ए, और कारण ए भी सही है, तो इसकी तो सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6, पिछली 2 शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया है। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा राष्ट्रों के अंदर अलगाववादी संघर्ष आम बात है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं। हानि के सिद्धांत का संबंध किससे? तो हानि के सिद्धांत का संबंध जो है वो है J.S. मिल से, यानी सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों को मेल करना आपको। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, सकारात्मक कार्रवाई। तो सकारात्मक कार्रवाई की अगर हम बात करें तो वो होती है बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। अवसर की समानता की बात करें तो प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और समान अधिकार की बात करें तो प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार। तो उसका जो सही विकल्प है वो है आपका क्वेश्चन के सामने, वो है डी, यानी पहले का, ठीक है, पहले का 2, ठीक है, दूसरे का 3 और तीसरे का ए। ठीक है, इस तरह से आपका इसका जो सही उत्तर वो है डी। ठीक है। अगला है, राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही विकल्प चुनिए। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कौन सा कथन राष्ट्रवाद के कथन के रूप में सत्य है। सही विकल्प चुनना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता खोने का साधन है? तो नागरिकता खोने का साधन है यो है युद्ध में शामिल होना। ठीक है। अगर इसमें क्या है कि अगर कोई नागरिक अपने देश के खिलाफ दूसरे देश के युद्ध में शामिल हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। और इस तरह से, ठीक है, ठीक है, वर्ष 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कौन सा वर्ष जोड़ा गया है? तो वर्ष 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो किस साल 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा? तो है आपका 1976, इसका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। ठीक है, यह है जवाहरलाल नेहरू। ए, राष्ट्रवाद के विभिन्न आयाम कौन से हैं? तो राष्ट्रवाद के अगर हम विभिन्न आयाम की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रवाद के आयाम जो है वह हैं आपके हैं सामूहिक इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और सांस्कृतिक के आधार पर जो है स्वयं को एकीकृत करना। इससे सबको तो लिखना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जैसे आप सभी को पता है कि परिवर्तन जो प्राकृतिक नियम है और हमेशा परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं। जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय वो सारी परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थी जो वर्तमान में मौजूद है। ऐसे में संविधान में समय और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना जरूरी होता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद अगर हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसमें हमने समाजवाद और 76 जिसमें हमने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978, इसमें हमने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की
प्रक्रिया क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति प्रक्रिया, जैसे आप सभी पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर अगर आप बात करें लोकसभा में बहुमत दल का नेता उसकी नियुक्ति, ठीक है, आमतौर पर प्रधानमंत्री का बहुमत दल का नेता होता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बट राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता हो, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है समानता की कोई दो विशेषता लिखिए। तो समानता की विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता है विशेषाधिकार का अभाव। समानता की पहली विशेषता क्या है, इसमें क्या होता है विशेषाधिकार का अभाव हो जाता है, ठीक है ना। समानता जब होती है तो इसमें विशेषाधिकार का अभाव हो जाता है। और दूसरी बात करें सभी को समान अवसर मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समानता की दो विशेषता लिख सकते थे। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखिए। तो भारतीय चुनाव प्रणाली दोष क्या क्या है। तो सबसे पहला दोष भारतीय चुनाव प्रणाली दोष क्या है कि मतदान में पूर्ण भागीदारी का ना होना या पूर्ण अभाव होना। दूसरा धन का दुरुपयोग करना, बाहुबल का प्रयोग करना और क्षेत्रवाद या भाषावाद के आधार पर कैंडिडेट को चुनना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्मनिरपेक्षता में कोई दो अंतर लिखे। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र जो है 25 से 28 तक में किया गया है। इसमें अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने का अधिकार दिया गया है 25 से 28 तक। इसी प्रकार से हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी राज्य के सामने सभी धर्म एक समान है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां नागरिकों के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो नागरिकों के 4 जो है राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अधिकार है मतदान का, ठीक है। ये नागरिक अधिकार पहले क्या होता है मतदान का। दूसरा अगर हम अधिकार की बात करें वह निर्वाचित होने का, ठीक है। दूसरा नागरिक अधिकार क्या है निर्वाचित होने का, ठीक है। और निर्वाचित होने के बाद अगर हम बात करें तो तीसरा अधिकार है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का और चौथा है प्रार्थना पत्र देने का। ये है नागरिकों का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में कोई दो तर्क लिखिए। मुक्त बाजार के बारे में बात करते हैं। तो मुक्त बाजार के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं तो मुक्त बाजार के पक्ष में तर्क जो सबसे पहले है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोष पहले बात करते हैं। दोष क्या है कि उत्पादक जो है विशेष रूप से अपने लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। और फ़ायदा की बात करें तो इसमें दक्षता होती है, उत्पादन होता है, नवाचार शामिल होता है। तो इस प्रकार के कुछ आपको दो दोष लिखने थे और जो है दो पक्ष में देने थे आपके। भारतीय संविधान की कोई 4 संघात्मक विशेषताएँ लिखी। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं में सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता आपको डिफाइन करनी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा तो वो है आपका शक्तियों का विभाजन। क्या है शक्तियों का विभाजन, ठीक है, विभाजन, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा क्या है लिखित और कठोर संविधान। क्या है लिखित और कठोर संविधान। और चौथा है स्वतंत्र उच्च न्यायालय। क्या है हमारा जो न्यायालय है वो क्या है स्वतंत्र है, उच्च या उच्चतम न्यायालय भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको संघवाद की विशेषता बताने जो भारतीय संविधान में दी गई है। अगला क्वेश्चन है 22 हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि राज और शासन के संबंध को अच्छी तरह जान सके। स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शासन और सरकार के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के लिए उनके बीच जो है सभी चीज़ जानकारी प्राप्त करने में राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना था। पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन कौन सी 2 समस्याएं हैं। तो पंचायती राज समस्याओं के समय अगर हम समस्याएं की बात करें तो सबसे पहली समस्या पंचायती राज की क्या है, यहाँ पर वित्तीय स्रोत का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है तो सबसे पहला है वित्तीय स्रोतों का अभाव, है ना। ये सबसे पहला है वित्तीय स्रोतों का अभाव, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो है इसमें संगठनात्मक समस्या है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, संगठनात्मक समस्या।
उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरा जो है था वो है स्वायत्तता की समस्या, ठीक है, स्वायत्तता की समस्या, ठीक है। और चौथा अगर आपको लिखना था तो वो आप लिख सकते थे प्रभावशाली वर्ग का हस्तक्षेप। पांचवा प्रशिक्षण का अभाव, आरक्षण और कार्यों और प्रक्रियाओं से अनभिज्ञता। तो इसमें से चार लिखकर आपको चार का वर्णन करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद के आधार पर जो आपको पढ़ना था और उसका आंसर आपको देना था, ठीक है। अनुच्छेद के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर चित्र आधारित क्वेश्चन है, तो चित्र में किस मौलिक अधिकार उल्लंघन की दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार सी का दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या स्थिति दिखाई दे रही है, तो बाल मजदूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। संविधान के अनुसार डैश आयु से कम बच्चों को जोखिम के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, वो है अनुच्छेद 14 वर्ष, ठीक है। तो बी इसका आंसर है 14 वर्ष तक में, तो 14 वर्ष तक बच्चों को किसी भी जोखिम में कार्य में नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 24 में ये दिया गया, अनुच्छेद 24 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अब ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्वेश्चन था, इसको यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 26, नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टून में न्यायपालिका किस भूमिका में दिखाई देती है, तो कार्टून में न्यायपालिका जो है वो दिखाई देती है अपीलीय, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे मुकदमे जिसे पीड़ित की ओर से किसी और ने दाखिल किया हो, क्या कहते हैं उन्हें, हम कहते हैं जनहित याचिका कहते हैं। भारत में अपील की सबसे बड़ी संस्था क्या है, वो है सर्वोच्च न्यायालय डी। सर्वोच्च न्यायालय की विधानपालिका द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता जांच करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, वो उसे कहते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन, तो ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 26 से वो क्या है, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, ठीक है। उसके बाद 27 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आपको भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो है संसद के पास। और संसद ये अधिकार कैसे प्राप्त करती है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 में जो है 3 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया है, सामान्य संशोधन, विशेष मत द्वारा संशोधन और विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों द्वारा जो अनुमति संशोधन, इन तीनों संशोधन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना था, ठीक है, इस तरह से। इसके अथवा आप कर सकते हैं समानता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पर शरणार्थियों की समस्या है, तो शरणार्थियों की समस्या से क्या है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है पुनर्वास की समस्या। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, छोड़ी गई जो उनकी संपत्ति होती है जिस देश में रहते हैं, उसके बाद जब दूसरे देश में चले जाते हैं समस्या आने के बाद उनकी उस क्षतिपूर्ति और संपत्ति की पुनर्प्राप्ति की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है। और वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है, तो इस पर आपको जिक्र करना था, इस क्वेश्चन लिखना था, ठीक है। अथवा हम क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद किसमें दी गई। और भारतीय संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जिक्र किया गया है। और इसके बाद आपको लिखना था कि आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, तो भारतीय संविधान इस पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, इसके आधार पर आपको लिखना था। अथवा में पूछा गया कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, यहाँ पर बंधनों का अभाव होता है। क्या होता है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, यानी बंधनों का अभाव पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पर बंधनों का कोई अभाव नहीं होता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, ये अवधारणा इसमें है। व्यक्ति हित और सामाजिक हित, यानी व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों अलग अलग है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता में था। और हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से संबंधित रखती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता में इसका उलट है, इसमें परस्पर सहयोगी हैं, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों समान हैं और इसमें हस्तक्षेप सिद्धांत को उल्लेख नहीं किया जाता है, ठीक है, उल्लंघन नहीं किया जाता। इस प्रकार आपको लिखना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है, कोई 4 समुचित तर्क दीजिए। अथवा भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया, कोई 4 कारण लिखिए। तो काफ़ी आसान इसका सभी को, अधिकतर क्वेश्चन हमारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन वहीं से लिए गए। और ये क्वेश्चन जो है भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया, कोई 4 चरण लिखे। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया चरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि
अगर कोई विधेयक जो है वो वित्त या धन विधेयक नहीं है तो वो संसद के किसी भी दोनों सदनों में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी उसकी पुनः स्थापना की जा सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर होता है अनुच्छेद 107 में पुनः स्थापना, ठीक है, पुनः स्थापना होता है। उसके बाद दूसरा है प्रस्ताव होता है, ठीक है। प्रस्ताव के बाद वो विधेयक जो है परवर समिति के पास भेज दिया जाता है और परवर समिति के बाद विधेयक जो है पुनः स्थापित होता है और फिर इस पहले सदन में पास कर जो है विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर सारी प्रक्रिया दोहराई जाती है और दूसरे सदन में पारित होने के बाद जो है विधेयक जो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की अनुमति के पास के लिए भेज दिया जाता है। क्या अगर आपको पता है कि अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद में अगर संयुक्त बैठक हो तो ऐसे में विधेयक पारित कर राष्ट्रपति की सिग्नेचर के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद जो विधेयक जो है एक्ट या कानून बन जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखने थे। तो तमाम क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से ही आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।